अच्छा, अब हम लोग आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ डीआईसी। ठीक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ डीआईसी क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डीआईसी हो गया, मतलब कोगुलेशन हो गई है ना ब्लड वेसल में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लॉट बना हुआ है, ठीक है। तो जब क्लॉट बन जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया, या हमारे पास किडनी है, या कोई ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ब्रेन जो है वो ज़्यादा ब्लड डिपेंडेंट और ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि वो जल्दी डाई कर सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाएगा ना, तो क्या हुआ कि वो ब्रेन तक प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब फिब्रिन डिपोजिशन हो गई है, फिब्रिन डिपोजिशन क्लॉट बन गया है तो हमारे पास प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा ऑर्गन में, तो इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब ये क्लॉट बनेगा तो आरबीसी भी ऑब्वियसली ब्लड वेसल से क्रॉस होता है ना, पास होता है। तो आरबीसी जब पास होने की कोशिश करेगा तो अब आरबीसी इस क्लॉट के साथ जाके टकराएगा, और जब आरबीसी टकराएगा तो हीमोलिसिस हो जाएंगी, मतलब आरबीसी की ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी। और जब आरबीसी की ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी तो बंदे में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली जॉन्डिस की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस डीआईसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा इस डीआईसी में हमने कहा ना क्लॉटिंग ब्लीडिंग ये अल्टरनेटिवली चल रहा होता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग की वजह से क्लॉटिंग और ब्लीडिंग होती है ना, तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि डिफरेंट क्लॉट एंटीकोगुलेंट्स रिलीज होते हैं, प्लाज्मिनोजन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन हो जाती है, मतलब प्लाज्मिनोजन की एक्टिवेशन होती है तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाती है। दोनों सारी चीज़ें हो गई, तो कंसिक्वेंसेस हमने बात कर ली। अच्छा, जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं ना, तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होता है ना, तो इसमें हमारे पास हमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो माइक्रो वास्कुलेचर्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना, जैसे कैपिलरीज हो गई या डिफरेंट छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, तो उनमें माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाता है, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बाई बन जाता है, ठीक है। अब उस थ्रोम्बाई की वजह से क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनका ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, किडनी हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास हार्ट हो सकता है, कोई भी, मतलब मोस्टली ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी स्कीमिया हो सकता है। अगर अगर हमारे पास किडनी इन्वॉल्व हुई तो हमारे पास ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस हो सकती है। अगर एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शंस जो है वो अबनॉर्मल हो गए, मतलब एड्रिनल ग्लैंड को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो वाटर हाउस फेडरेसन सिंड्रोम हो सकता है। अगर हार्ट को प्रॉपर नहीं जा रहा ब्लड तो ऑब्वियसली हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, और अगर ब्रेन को प्रॉपरली नहीं जा रहा तो कोमा, कन्वल्जन्स एंड हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है, कोमा, कन्वल्जन्स एंड स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास दो टाइप के वो आते हैं, डीआईसीज आते हैं, एक्यूट डीआईसी एंड क्रोनिक डीआईसी, ठीक है। एक्यूट डीआईसी में क्या होता है कि एक्यूट डीआईसी में मतलब एक्यूट में क्या होता है, ऑब्वियसली एक्यूट के सिम्टम्स जल्दी जल्दी अपेयर होते हैं ना, तो एक्यूट डीआईसी किन वजूहत की वजह से हो सकता है, किन थ्रम्बो प्लास्टिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट डीआईसी जो होता है हमारे पास मेनली जो है वो ऑप्स कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, बर्न्स वगैरह की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक है। और जो क्रोनिक डीआईसी है वो मेनली कैंसर्स की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लैब इवैल्यूएशन, ठीक है। लैब इवैल्यूएशन में हमारे पास जो देखेंगे ना तो प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, इसके अलावा थ्रोम्बोसिनिया वगैरह में नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं, एंड हमारे पास फिब्रिन जो वो होते हैं, फिब्रिन जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, अल्टीमेटली उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एक्यूट डीआईसी में मेनली हम लोग एंटी कोगुलेंट्स देते हैं, हेपरिन वगैरह देते हैं, बाहर से वारफरिन देते हैं, और इसके अलावा हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स भी दे रहे होते हैं एक्यूट डीआईसी में। लेकिन क्रोनिक की ट्रीटमेंट में हम लोग सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं कि कैंसर ठीक अगर हो गया तो हमारे पास ब्लीडिंग भी ठीक हो जाएगी, इवन तो हम लोग डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स वगैरह और चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन द मेन ट्रीटमेंट इज़ द कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना बुक में एक पैथोफिजियोलॉजी जो है ना उसकी हमारे पास वो बनाया हुआ है डीआईसी के लिए एक फ्लो चार्ट टाइप बनाई हुई है ना, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर वगैरह में आ सकता है, और बना लो तो बहुत इजी जल्दी जल्दी बन जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल
तीन चीज़ें ऊपर तीन चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं कॉजेज़ बता भी चुका हूँ ना, हमारे पास DIC किन वजूहत की वजह से होता है ना, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिक फ्रैक्चर और एंडोथेलियल इंजरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना। तो देखो बीच में एंडोथेलियल इंजरी लिखना है, एक साइड पे आपने नहीं, बीच में सेप्सिस लिखना है, एक साइड पे एंडोथेलियल इंजरी लिखनी है और दूसरी साइड पे मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सेप्सिस, एंडोथेलियल इंजरी एंड मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। हम इन तीन चीज़ों की वजह से क्या होगा, टिश्यू फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टिश्यू फैक्टर्स का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एरो नहीं डाला, अच्छा टिश्यू फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो टिश्यू फैक्टर की वजह से हमारे पास जो वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जब वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास दो चीज़ें होंगी मेनली। ठीक है, फर्स्ट इसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जब प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना शुरू हो जाएंगे तो ब्लीडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है, पहली बात ये यहाँ से ये वाली बात होगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि हमारे पास डिफरेंट प्लाज्मिन एक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट हो जाता है। जब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होता है तो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो फिब्रिन क्लॉट जो बने होते हैं ना, उनकी भी फिब्रिलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जो फिब्रिलाइसिस स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली फिब्रिन के आपको थ्रोम्बिन इनहिबिशन हो जाएगी, मतलब क्लॉट जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके अलावा फिब्रिन पॉलीमराइजेशन ख़त्म हो जाएगी, अल्टीमेटली ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये इसी में मैंने बता दिया, पहले क्लॉटिंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास थ्रोम्बस बन गया, मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुई है, सेप्सिस हुई है, एंडोथेलियल इंजरी हुई है, अल्टीमेटली हमारे पास वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस हो गया। अब वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग हुई है, किसकी वजह से हुई है, या तो हमारे पास कंजम्पशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट ज़्यादा हो गया था, या तो हमारे पास प्लाज्मिन की एक्टिवेशन हो गई थी जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए थे और क्लॉट भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था, अल्टीमेटली ब्लीडिंग हो गई थी। दैट्स इट, जस्ट रिपीट दिस वीडियो कपल ऑफ टाइम, इट्स गोना बी रियली इजी फॉर यू गाइस। थैंक यू।